बेटे, लास्ट लेक्चर जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिया था, उस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज कैसे होंगे, क्या होंगे और किस ऑर्डर में होंगे, राइट। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कुछ और पार्टिकल्स के बारे में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या फिर आप जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़िएगा या फिजिक्स में जब मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स पढ़िएगा तो वहां पर इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये टर्म जो यूज किए जाते हैं ये जनरली आपको जानना चाहिए। जैसे इसमें एक टर्म है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन इज, आप बोल सकते हो इसको एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका जो मास है, मास ये इक्वल टू मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और चार्ज भी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। बट लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन को हम एंटी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मैग्नीट्यूड में है लेकिन नेगेटिव है, और इसका मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। पॉजिट्रॉन से बोलेंगे। पॉजिट्रोनियम क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इनको कंबाइंडली एक टर्म दिया जाता है पॉजिट्रोनियम, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। एंटी प्रोटॉन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का अपोजिट। तो इसका बेटा अपोजिट इन द सेंस केवल चार्ज की बात होगी। मतलब इसका मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज, ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होगा? नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज जो है वो पॉजिटिव न होके कैसा होगा? नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा बेटे? नेगेटिव होगा। तो अगर एंटी प्रोटॉन बोला जा रहा है मींस उसका जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में, +1 यूनिट, ठीक ना, 1 यूनिट। लेकिन उसका जो साइन है, चार्ज का जो नेचर है, वो पॉजिटिव ना होकर क्या होगा? नेगेटिव होगा। बाकी इसका भी मास जो है प्रोटॉन के मास के एग्जैक्टली इक्वल होता है। इसके बाद एक टर्म यहां पर आ रहा है, ये नया टर्म होगा आपके लिए, एंटी न्यूट्रिनो। जब बेटे आपने बीटा पार्टिकल का इमिशन पढ़ा था ना, 0n1 ये डिसइंटीग्रेट किया था, 1p1 प्लस बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन था, राइट। इसी के साथ यहां पर एंटी न्यूट्रिनो का इमिशन होता है, एंटी न्यूट्रिनो का इमिशन होता है। ये उसके ऑलमोस्ट चार्ज एंड मासलेस, चार्जलेस, मास इसका बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन से भी अप्रोक्सीमेटली 200-300 टाइम्स कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसे मानते हैं। तो मास भी टेंड्स टू 0, चार्जलेस एंड मासलेस।
ये एक्चुअल में करता क्या है, ये न्यूट्रॉन जब डिसइंटीग्रेट होकर प्रोटॉन बनाता है तो वो उसके स्पिन और मोमेंटम को बैलेंस करता है, तो वो काम कौन कर रहा है, न्यूट्रिनो। अच्छा, कुछ जगहों पर बेटे इसको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। तो जो एंटी न्यूट्रिनो है ये बीटा पार्टिकल के इमिशन से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन अगर कहीं पॉजिट्रॉन का इमिशन हो रहा हो तो वहां एंटी न्यूट्रिनो न बोल के सिर्फ क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। तो बीटा का इमिशन है या पॉजिट्रॉन का इमिशन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहीं कहीं पर ये टर्म एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो यूज किए जाते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फोटोन की। ठीक है, देखो बेटे फोटोन जो है लाइट से रिलेटेड है, ठीक है ना, रेडिएशन से रिलेटेड है। अब हम रेडिएशन पर डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिंपल लाइट जानते हो तो हम लाइट से ही बात करेंगे। लाइट के दो नेचर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। क्या है, लाइट का एक नेचर कंसीडर किया जाता है वेव नेचर, राइट, और दूसरा कंसीडर किया जाता है पार्टिकल नेचर। एक कंसीडर किया जाता है वेव नेचर और दूसरा कंसीडर किया जाता है पार्टिकल नेचर। दूसरा कंसीडर किया जा रहा है पार्टिकल नेचर, ठीक है बेटे। अब आप देखो, जब हम वेव नेचर की बात करते हैं तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन जब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो वो पार्टिकल का मतलब क्या है, लाइट में पार्टिकल कहां होते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप इसको ये समझें। वेव नेचर बात हम बाद में करेंगे, अभी यहां हमें जो बात करनी है वो हम पार्टिकल नेचर की बात करना है। जैसे हम ये जानते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। तो जो पार्टिकल नेचर है ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर लाइट के फॉर्म में एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है या लॉस कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी एक्सेप्ट या लॉस नहीं करेगा। इट इज नॉट इन द फॉर्म, इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, इट इज इन द डिस्क्रीट फॉर्म। ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है। अब ये क्या चीज है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। जैसे बेटा सपोज करो कि हम एक बकेट ले लेना, हमने एक बकेट ले लिया, राइट, और इस बकेट में हमने जो है एक टैप ओपन कर दिया और इस टैप से इसमें पानी गिर रहा है। तो बकेट में जो ये पानी आ रहा है, अगर हम टैप को थोड़ा ज्यादा ओपन कर दें तो ज्यादा ओपन करने पर क्या होगा, बकेट में जो पानी आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस यहां पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर टैप को हम थोड़ा सा बंद कर लेना, थोड़ा सा, और उससे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप बकेट में आना शुरू हो, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो पार्टिकल नेचर है वो क्या बोलता है कि सपोज करो कि वाटर, एक बकेट में जो वाटर आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस न आके ड्रॉप बाय ड्रॉप आए। तो ड्रॉप क्या है, एक छोटा सा वाटर, वाटर का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है ना। वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में है, तो जितने ड्रॉपलेट उसमें आते जाएंगे उतना वाटर उसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में वाटर रिसीव नहीं कर रहा है, ये वाटर को छोटे छोटे वाटर के पैकेट यानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में रिसीव कर रहा है। सेम वैसे ही पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड anyone can lose or accept energy not in continuous form, not in continuous form,
ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये एनर्जी को ना तो लॉस करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा। वन कैन लॉस और गेन एनर्जी in form of small energy packets, कोई भी जो है एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, राइट। ठीक है, अब बेटे देखो क्या है कि जब वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है, तो अगर मान लो कि कोई ये लाइट का सोर्स है और इस लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, तो वो स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो ये जो छोटा एनर्जी का पैकेट है ना एक, इसी एनर्जी के छोटे पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। इट इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन क्या है, हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ लाइट। लाइट की क्या है, यूनिट है, लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिस पार्ट के फॉर्म में एनर्जी को लाइट किसी सब्सटेंस को देगी या कोई सब्सटेंस इसी फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो एक जो फोटोन है, इस एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी, ये E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, जहां H को जो है हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहां पर थोड़ा सा एक पार्ट और आपको समझ लेना है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक इक्वेशन है जो वेव और पार्टिकल नेचर को दोनों को कंबाइन करता है। यहां पर जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, दिस न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। ठीक है, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटे, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर जब आता है, तो पार्टिकल नेचर में जो एनर्जी का सोर्स है उसे फोटोन या क्वांटम कंसीडर करते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है एटलीस्ट कम से कम थी जिन्हें आपको जानना था। क्या क्या था, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम, एंटीप्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन और फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये आपको जानने थे। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो कुछ टर्म्स के बारे में जानने का। एक तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात कर लें हम। एटॉमिक नंबर की बात कर ली है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इक्वेशन है बेटा जिसे हम बोलते हैं रूट न्यू इज इक्वल टू A ब्रैकेट में Z माइनस B। ठीक है ना, ये छोटा वाला ब्रैकेट जो है ये नहीं रखेंगे। ठीक है, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू A Z माइनस B, जहां पर न्यू जो है ये
फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ए और बी ये कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स, और जो जेड है यही क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। बात अब आई कि ये इक्वेशन आया कहां से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से भी रिलेटेड है ये। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मोज़लेज इक्वेशन, मोज़लेज इक्वेशन। मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट में एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते समय ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो अलग अलग एलिमेंट के लिए उनके एटॉमिक नंबर की वैल्यू अलग होगी, तो उनके एटॉमिक नंबर और उनके जो फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या रिलेशन है वो निकाला गया था। अच्छा, अब इसके बाद जब एटॉमिक नंबर की बात हमने कर ली तो पीछे हम ये बात कर चुके हैं, ये इक्वेशन बेटा आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अक्सर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मोज़लेज इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर का, तो हमने ऑलरेडी जो है मोल कॉन्सेप्ट में इस चीज को डिस्कस किया है कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, नीचे ए लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे जेड लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, ए। ए जो होता है ये क्या होता है, मास नंबर होता है, इसे हम मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और जेड जो होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जेड जो होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जेड इज एटॉमिक नंबर, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो एटॉमिक नंबर की बात हो गई, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम बात करते हैं एक टर्म का जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये आइसोटोप्स हैं क्या। देखो बेटे, जैसे हाइड्रोजन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, अगर मैं उन्हें लिखूं तो एक फॉर्म होता है 1H1, ठीक है ना, और दूसरा फॉर्म होता है जिसे 1H या D लिख दिया जाता है, कैपिटल D 2, और तीसरा होता है 1T3। तो पहले वाले को हम बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरे को बोलते हैं ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। अब ये जो तीनों हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, इसमें अगर आप देखो तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और वो कितना है, 1। तीनों के एटॉमिक नंबर कितना है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है। लेकिन अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर नॉट सेम, नॉट सेम, तीनों का मास नंबर सेम नहीं है। तो ये अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ये तो है तो एक ही एलिमेंट, तो हम यहां पर इन सभी को बोलेंगे कि ये जो हैं ये हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। इसका मतलब हम आइसोटोप्स को डिफाइन क्या कर सकते हैं, हम आइसोटोप्स को डिफाइन करेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट with different what mass number, mass number। एक ही एलिमेंट के जो है डिफरेंट एटम्स जिनके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें एक दूसरे का क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। अब बेटा यहां पर एक चीज आप देखोगे, सबसे पहली बात हम करते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी जनरली इसको लोग ऐसे भी बोल देते हैं
कि आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आप ऑब्वियस चीज है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा। मैंने उसी चीज को यूज किया। तो आप उसको दोनों तरीके से बोल सकते हो कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर, या आप उसे बोल सकते हो कि एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे हमारे एग्जांपल ऊपर हमने जो लिए थे, एक प्रोटियम था 1H1, दूसरा ड्यूट्रियम था 1D2 और तीसरा ट्रिटियम था 1T3। अगर बेटे आप यहां पर देखोगे तो अगर हम इन सभी में कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। अगर हम इनमें कंपेयर करें प्रोटॉन, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, तो तीनों में प्रोटॉन कितने होंगे, 1। अगर हम इनमें कंपेयर करें न्यूट्रॉन, तो यहां पर जो है न्यूट्रॉन क्या होगा, 1 - 1 0, और यहां पे न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1। यहां न्यूट्रॉन कितना होगा, 3 - 1 मास नंबर अपॉन माइनस एटॉमिक नंबर, तो 3 - 1 कितने आ गए, 2 आ गए। इसका मतलब इसके जो ये डिफरेंट पार्ट हैं आइसोटोप्स में, हम बोल सकते हैं कि इन आइसोटोप्स different mass number is due to different number of neutrons। न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट नंबर होने के कारण जो है उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे हम बात कर लें एग्जांपल्स की, तो जैसे हमने पहला एग्जांपल तो ये हाइड्रोजन का ही देखा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसके बाद जैसे हम बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर 10। दूसरा ही बोरॉन होगा, एटॉमिक नंबर 5, लेकिन मास नंबर 10 की जगह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। उसी तरीके से जैसे हम 6 कार्बन 12 ले लें और दूसरा ले लें 6 कार्बन 14, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। वैसे ही एक अगला एग्जांपल हम ले लें, जैसे 8 ऑक्सीजन 16, और हम दूसरा ले लें 8 ऑक्सीजन 18, ठीक। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। तो आप किसी को भी मतलब ले सकते हो इस तरीके से कि उनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है बेटे, अब जरा हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, देखो होगा क्या कि एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वहां पे सेम क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, सेम होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो ऑब्वियस सी चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही किसी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, और किस प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट they have different physical property। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं वो क्यों डिफरेंट हैं, ड्यू टू
डिफरेंट मास, उनके मास के डिफरेंट होने के कारण। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होगा तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोटोप्स हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होने के कारण उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे, लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होंगी, वेरी करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बेसिस पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि अगर उनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं तो उनसे रिलेटेड जरा कुछ चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमको ये समझना है कि अगर आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, आइसोटोप्स में मैंने अभी बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इफ आइसोटोप्स shows similar chemical property, similar chemical property, ठीक है बेटा, आइसोटोप्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करें, देन it is called आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, इसको आइसोटोपिक इफेक्ट बोला जाता है, तो आप इस टर्म को याद रखें। क्लियर है, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करें, यहां पे बेटा थोड़ा सा इस चीज को आपको चेंज करना होगा, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन इफ आइसोटोप्स शोज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आइसोटोप्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, राइट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आइसोटोप्स की डिफरेंट होंगी ही, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का हमें बेनिफिट कहां मिलता है, isotopes can be separated by या fractional distillation, fractional distillation या डिफ्यूजन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज करके हम आइसोटोप्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्यों सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिफ्यूजन जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। That's why isotopes can be separated by fractional distillation और diffusion. Isotopes को केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है जो आइसोटोप्स के बारे में, वो क्या है बेटा, वो है atomic mass are generally fractional, atomic mass are generally fractional due to isotopes। एटॉमिक मास जनरली जो है फ्रैक्शनल होता है, क्यों होता है, आइसोटोप्स के कारण, ठीक। मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो उसे मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों अलग चीजें हैं, उनको कभी भी आप सेम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। देखो बेटे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज
एग्जाम्पल हमने लिया। अब हमें अगला जो टॉपिक देखना है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक, ठीक है। देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास में क्या है, जैसे हम अगर बात करें कि एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम चलते हैं, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, हम इसका मास 35 लेंगे या 37 लेंगे, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो अब क्या है कि ये दोनों के दोनों नेचुरल जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन में ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो फिर हम मास 37 लें या 35 लें, कोई एक तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि जितने 37 वाले प्रेजेंट हैं, जितने 35 वाले प्रेजेंट हैं, सबको कंबाइन करके उनका एवरेज निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, जो क्लोरीन 35 है ये ऑलमोस्ट 75% होता है, और जो क्लोरीन 37 है ये ऑलमोस्ट 25% होता है, राइट। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं समेशन ऑफ व्हाट, आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, और टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, या हम इसको डायरेक्ट 100 से ही डिवाइड कर लें, आंसर हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब इसी चीज को जरा हम इस पे अप्लाई कर लें। अगर हमको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो हम क्या करेंगे, ये समेशन और इन चीजों का मतलब क्या है, आइसोटोपिक मास, पहले आइसोटोप का मास कितना है 35, और उसका परसेंटेज कितना है 75, प्लस दूसरे का आइसोटोपिक मास कितना है 37, परसेंटेज कितना है 25, और टोटल डिवाइडेड बाई कितना 100, ठीक। आप इसे सॉल्व करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 35.5। और आपको याद हो कि जब मैंने क्लोरीन का एटॉमिक मास याद करवाया था, मास नंबर, तो वहां मैंने बोला था कि क्लोरीन का 35.5 आप याद रखना। आगे मैं बताऊंगा कि इसे क्यों 35.5 लिया गया, जबकि दूसरों को जो यूज किया गया वो क्या यूज किया गया, एवरेज यूज किया गया, ठीक है बेटा। तो अब ये देखो, क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास जो हम यूज करते हैं 35.5 वो आ गया। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन हमको कई तरीके से पूछा जा सकता है। सपोज करिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। बोरॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 10.8 है, और बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 5 बोरॉन 9 10, 5 बोरॉन 10, और दूसरा है 5 बोरॉन 11, ठीक है। हमें बताना है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है बेटा। देखो
हम मान लेते हैं कि जो बोरॉन 10 वाला है ये x% है, तो बोरॉन 11 वाला कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। अब फॉर्मूला हम यूज कर लें, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज कितना है x, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इंटू आइसोटोपिक मास कितना है 10, ठीक, प्लस इसका परसेंटेज कितना है, तो हम कहेंगे 100 माइनस x, 100 माइनस x, और इसका आइसोटोपिक मास कितना है 11, टोटल डिवाइडेड बाई कितना 100, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, यहां से जब एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया गया है कितना 10.8 हमने ले लिया, वैल्यू एवरेज एटॉमिक मास दिया गया था, हमने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आया 10x प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 1100 माइनस 11x हो गया बेटे। अब अपॉन कितना 100 को ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 100 को वहां लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1080 इज इक्वल टू 10x ये है और ये क्या है 11x है, तो माइनस x बचेगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1100 माइनस x को बेटा उधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20%। इसका मतलब कि जो हमारा बोरॉन 10 है, ये बोरॉन 10 कितना है 20% है, और बोरॉन जो 11 है ये कितना है 80% है, यानी दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 1:4, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आइसोटोप्स के आगे का पार्ट कवर करेंगे।